नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। और आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है जिसका जलवायु। तो हम बात करेंगे इस पूरे अध्याय के दौरान जलवायु क्या है, जलवायु की विशेषताएं क्या होती है और भारत की जलवायु किस प्रकार की है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जलवायु और मौसम, यानी कि हम इस अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जलवायु और मौसम दो शब्दों से स्टार्ट करेंगे कि भाई मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। सामान्य से हम रूपरेखा तय करेंगे इस अध्याय की कि इस पूरे अध्याय में हम ये जो आने वाले वीडियोस के दौरान ये तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको जलवायु और मौसम की सामान्य सी रूपरेखा जाननी होगी, यानी कि अध्याय की प्रस्तावना के तौर पर। तो देखिएगा, अब हम इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बातें जानिएगा। जैसे आपको किसी क्षेत्र का, यानी कि कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आपका शहर ले लो, चाहे आपका राज्य ले लो, चाहे आपका देश ले लो, या फिर आप एशिया महाद्वीप ले लो, या कोई और महाद्वीप ले लो, या फिर आप पूरी पृथ्वी को ले लो। इसके लिए अगर आपको उस क्षेत्र विशेष का आपको प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना है, या फिर वहां के प्राकृतिक वातावरण को समझना है, आपको क्या करना है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को समझना है। जैसे मान लो आपको भारत का प्राकृतिक वातावरण समझना है, तो इसके लिए आपको 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 तत्वों के बारे में आपको जानना होता है। कौन से 3 तत्व? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां की स्थलाकृति कैसी है, यानी कि वहां के उच्चावच किस प्रकार के हैं। जैसे जैसे कि वहां पर आपके पर्वत, पठार, मरुस्थल, रेगिस्तान, तटीय मैदान, ये किस प्रकार की विशेषताएं हैं, कौन से क्षेत्र कहां पर फैले हुए हैं। फिर आपको चाहिए कि वहां पर अफवाह तंत्र किस प्रकार का है, वहां अफवाह तंत्र कैसा है, यानी कि वहां पर नदियां, झीलें इत्यादि की क्या विशेषताएं हैं, इनके प्रवाह का प्रारूप कैसा होता है। झीलें हैं तो मीठे पानी की है, खारे पानी की है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, इस प्रकार के आपको सारी विशेषताएं जाननी होती है। इसके बाद में आपको तीसरा बिंदु जानना होता है कि वहां की जलवायु कैसी है। अगर आप इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप उस क्षेत्र के पूरे प्राकृतिक वातावरण की बहुत अच्छी समझ अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। और प्राकृतिक वातावरण से संबंधित आप किसी भी मुद्दे पर या किसी भी प्रश्न पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने खुद के मन के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस क्षेत्र की स्थलाकृति, अफवाह तंत्र और जलवायु के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने भारत का भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया है। अब इसमें आप याद कीजिएगा कि पहले अध्याय में आपने क्या पढ़ा था, भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा था। सामान्य सी जानकारी थी कि भाई भारत क्या है, भारत कहां पर अवस्थित है, कौन से राज्य हैं, वो सामान्य जानकारी थी। फिर वो एक आपका क्षेत्र बन गया। फिर उसके बाद में आगे चलकर आपने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, यानी कि दूसरे अध्याय में आपने उच्चावचों को अच्छे से समझ लिया है। फिर आपने तीसरे अध्याय के दौरान आपने भारत के अफवाह तंत्र को अच्छे से समझ लिया है। ये 2 बिंदु आप अच्छे से समझ चुके हैं। और इस अध्याय क्रमांक 4 में हम पढ़ने वाले हैं जलवायु को। अब ये अध्याय फिनिश करते करते आप भारत की जलवायु को अच्छे से समझ पाएंगे। अर्थात आप तीनों पार्ट अच्छे से समझ पाएंगे इस अध्याय को फिनिश करते करते। इसका मतलब ये कि अब आप भारत के प्राकृतिक वातावरण पर अपनी पूरी समझ विकसित कर चुके होंगे और आपने अच्छे से इनकी व्याख्याएं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर जाकर अपना उद्बोधन व्यक्त करें या किसी प्रोग्राम में जाकर आप अपने विचार व्यक्त करें कि मैं भारत के प्राकृतिक वातावरण के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जैसे आप 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी अपने स्कूल के प्रोग्राम में भी अपने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो इन मुद्दों पर आप अच्छे से विचार व्यक्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जलवायु को। जलवायु की बात आती है तो आप पूरे वर्ष भर में आप देखते हैं कि एक समय आता है गर्मी का महीना, जिसमें आपका मई का महीना है। जैसे मई, अप्रैल, इन महीनों में आप एकदम आप सूती कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, एसी कूलर में रहना पसंद करते हैं और तरबूज जैसे ऐसे ठंडे फल खाना पसंद करते हैं। फिर आपके जून जुलाई का महीना आता है, जिसमें आप अपने विद्यालय जाते हैं तो अपने पास में छाता इत्यादि रखते हैं, रेनकोट रखते हैं ताकि आप बारिश से भीगे नहीं। फिर आप दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर जनवरी, उस समय आप ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो ये आपके कुछ विशेष दशाएं होती है। ये विशेष दशाएं किस प्रकार से निर्मित होती है, इन्हीं पर हम आगे चर्चाएं करेंगे कि वे आपके सर्दी, गर्मी, बरसात, हिमपात ये किस प्रकार से होते हैं, भारत के कौन से क्षेत्रों में ऐसी दशाएं कब विकसित होती है, इनके आगे हम विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं।
अब देखिएगा, बात करते हैं जलवायु और मौसम की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मौसम क्या होता है और जलवायु क्या है। इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको मौसम के बारे में पता होना चाहिए। मौसम क्या है कि एक विशेष समय में, एक आपका विशेष समय है और एक विशेष क्षेत्र है। विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था है। वायुमंडलीय अवस्था का मतलब उस क्षेत्र का तापमान क्या है, उस क्षेत्र का वायु दाब क्या है। इस प्रकार के सारे जो वायुमंडलीय तत्व हैं, इन वायुमंडलीय तत्वों का आपके क्या है, एक आपके योग होता है एक विशेष क्षेत्र में और एक विशेष समय में। और यह समय आपके अत्यंत छोटा समय हो सकता है। जैसे जैसे आपके एक दिन का मौसम होता है, सुबह का मौसम होता है, दोपहर का मौसम होता है, शाम का मौसम होता है। ये अब इस प्रकार से आपके हर घंटे, हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने मौसम में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस प्रकार के आपके एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाएं मौसम होती है। उसमें आपके सर्दी, गर्मी, वायुदाब का उच्च होना, अधिक होना, ऐसी स्थितियां होती है। जैसे आप सुबह देखते हो तो सुबह सूर्योदय के समय आपके ठंडा मौसम रहता है, दोपहर के समय गर्म होता है, शाम के समय फिर से आपके ठंडा होने लग जाता है और रात्रि आपकी सुहानी होने लग जाती है। इसी प्रकार से अगर एक आपका विशाल क्षेत्र है, ये तो मौसम क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय का होता है। अगर आपका कोई विशाल क्षेत्र है, उस विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, लंबे समय कितना, 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक के मौसम की अवस्थाओं और उनकी विविधताओं का योग होता है, उसे जलवायु कहते हैं। मौसम तो आपने एक दिन का ले लिया, एक घंटे का ले लिया, पल पल का ले लिया। लेकिन अगर आपका एक विस्तृत क्षेत्र है, जैसे आपका पूरा भारत देश है, इस भारत देश में पिछले 30 वर्ष से, पिछले 30 साल या उससे अधिक सालों में वो जो मौसमी दशाएं हुई है, मौसमी अवस्थाएं थी, उन मौसमी अवस्थाओं और मौसमी विविधताओं का कुल योग होता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। समझ गए भाई, मौसम एक छोटी अवधारणा है, यानी कि एक संकुचित अवधारणा है, जबकि जलवायु एक विस्तृत या व्यापक अवधारणा होती है। मौसम क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र का और छोटे समय का होता है। जलवायु क्या होती है, एक विशाल क्षेत्र की जलवायु होती है और ये आपके एक विस्तृत या एक लंबे समय अवधि की होती है। मौसम में परिवर्तन होता है तो वो पल पल परिवर्तन होता रहता है, जबकि जलवायु में परिवर्तन के लिए 30 से 35 साल का समय लगता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि भाई मौसम और जलवायु तो ये हैं, तो इनके तत्व क्या हैं। जो हम मौसम की अवस्थाएं देखते हैं, जलवायु की अवधारणाएं देखते हैं, तो इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो मौसम और जलवायु के तत्व तो एक ही हैं। आप दोनों की परिभाषाओं को देखते हुए आप ये समझ गए कि भाई इनके दोनों के तत्व एक ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये आपके प्रमुख तत्व होते हैं। जैसे आपके तापमान की बात करते हैं तो सूर्योदय के समय तापमान कम होता है, शीत ऋतु में तापमान कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव, जब आपके स्थलीय भागों पर आपके तापमान कम होता है, सर्दी का समय होता है तब वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। गर्मी का समय आता है तो वायुदाब आपके कम हो जाता है। इस प्रकार से आपके तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। आर्द्रता, जब आपके समुद्र से होकर पवनें गुजरती है या जलीय क्षेत्र से होकर हवाएं गुजरती है तो उनमें नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, वही आर्द्रता कहलाती है। और जब नमी युक्त ये पवनें इकट्ठी होकर बादलों का निर्माण करती है तो उन बादलों से वर्षण होता है, यानी कि वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा हिमपात के रूप में होता है वर्षण, और कुछ क्षेत्रों में आपके जल बूंदों के रूप में होता है। तो ये आपके मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। अब देखिएगा, मौसम की स्थिति में आपके उतार चढ़ाव देखते हो। मौसम की स्थिति में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मौसम आपके कुछ सप्ताह या महीनों तक वायुमंडल की अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। कुछ सप्ताह और महीने तक आप देखते हैं कि वायुमंडल की दशाएं एक समान बनी रहती है। जैसे जैसे आप भारत में देखेंगे, उत्तर भारत की बात करें, यहां पर आप एक कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच में से। यहां से क्या गुजरती है भाई, कर्क रेखा गुजरती है इस प्रकार से भारत के बीच में से। अब इस कर्क रेखा के उत्तर दिशा में जो उत्तरी भारत है, इस उत्तरी भारत में आपके स्पष्ट ऋतु विभाजन देखने को मिलता है। जैसे हम आगे चर्चाएं करेंगे विशेष ऋतुओं की। जैसे आप ग्रीष्म ऋतु देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय क्या रहता है, यानी कि गर्मी की ऋतु, ये आपके जैसे अप्रैल, मई, इन अप्रैल और मई के महीनों में आप देखते हैं कि यहां पर चाहे राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, या फिर आपके इधर आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में क्या होता है कि इस समय आपके तापमान अधिक हो जाता है। जैसे राजस्थान की बात करते हो तो यहां पर तापमान 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। तो ये आपके अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान तापमान अत्यधिक उच्च बना रहता है। लेकिन बाद में आपके जैसे आपके जुलाई और अगस्त के समय आते हैं,
तो यहाँ पर वर्षा बनी रहती है, वर्षा की पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती रहती है। फिर आपके जनवरी का महीना आता है, दिसंबर का महीना आता है, तो इस समय आपके यहाँ पर आपके ठंड पड़ने लग जाती है, सर्दी हो जाती है, तापमान आपके कम होने लग जाता है। तो इस प्रकार से आपके एक विशेष समय में आपके क्या होता है, जैसे कुछ सप्ताह तक, कुछ महीनों तक तापमान और वायुमंडलीय जो अवस्थाएं होती है, इनमें आपके ये सारी की सारी एक समान बनी हुई रहती है। ये आपके मौसम की स्थितियों में उतार चढ़ाव इस प्रकार से देखने को मिलता है कि भाई या तो आपके महीने भर में, या फिर एक सप्ताह में, या फिर 2 महीने तक आपके कुछ कुछ स्थितियां समान बनी रहती है। अब जब आप इस प्रकार से देखते हो तो महीनों की जो औसत वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, जैसे आपने मई के महीने की औसत वायुमंडलीय दशाएं देखी, फिर आपने मान लो पहले अप्रैल की देखी, मई की देखी, जून की देखी, इस प्रकार से आपने जनवरी की भी देखी, फरवरी की देखी, जो आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनकी देखी। तो इन प्रत्येक महीनों की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के आधार पर पूरे साल को, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, उस पूरे साल को विभिन्न ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके जिन महीनों में तापमान अधिक होता है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, जिन महीनों में वर्षा अधिक होती है उसे वर्षा ऋतु कह सकते हैं, और जिन महीनों में तापमान कम होता है उसे शीत ऋतु कहते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो वर्षा ऋतु आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक रहती है। शीत ऋतु की बात करें तो आपके सर्वाधिक सर्दी दिसंबर और जनवरी के महीने में रहती है। ग्रीष्म ऋतु आपके अप्रैल, मई और जून के महीने में रहती है। तो इस प्रकार से आपके ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं। हम आगे एक एक ऋतु की विस्तार से चर्चाएं करेंगे। अभी तो हम सामान्य सी बातें देख रहे हैं कि भाई जलवायु और मौसम क्या है। अब देखिए, आप बात करते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो एक शब्द में आंसर होता है भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब मानसूनी प्रकार की जलवायु कैसी होती है, तो देखिएगा, विश्व की जलवायु को बहुत से अलग अलग भागों में बांटा है। विश्व की जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे आप संपूर्ण विश्व को देखेंगे, जब आप संपूर्ण विश्व को देखेंगे इस प्रकार से ग्लोब में, तो यहां पर बीच में आपके 0 डिग्री, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या है भाई, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसी प्रकार से एक रेखा खींची रहती है कर्क रेखा, जो भारत के बीच में से गुजरती है, पहले अध्याय में आपने पढ़ी थी। इसी प्रकार से आपकी एक रेखा खींची रहती है मकर रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक उत्तरी ध्रुव होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और एक 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव होता है। अब देखो, जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का भाग है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये वाला भाग होता है, इस भाग में आपके उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहां पर कैसी होती है, गर्म, यानी गर्म जलवायु पाई जाती है। इसी गर्म जलवायु का एक भाग होता है मानसूनी जलवायु, और वो मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ऐसी जलवायु भारत के अलावा और कहां कहां पर है, ऐसी जलवायु भारत के अलावा यहां पर आपको मिलेगी दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो देखो, दक्षिण एशिया में आपके भारत आ जाता है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आ जाता है, चाहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश आ जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करोगे तो उसमें आपके म्यांमार, थाईलैंड, ये आपके मलेशिया, यहाँ पर आपके कुछ जैसे सिंगापुर, चीन का भाग, जापान का भाग, दक्षिणी चीन, ये देश आ जाते हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। अब ये जो मानसूनी प्रकार की जलवायु होती क्या है, मानसून तो आप समझ गए कि मानसून का संबंध सामान्य से आप ये मत निकालना कि वर्षा होना मानसून है। मानसून का अर्थ होता है कि देखो, पहली बात तो मानसून शब्द आपके अरब भूगोलवेत्ताओं ने काम में लिया था। किन्होंने काम में लिया था, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरब भूगोलवेत्ता। अरब भूगोलवेत्ता कौन से हैं, जो अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र हैं, अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र वहां के भूगोलवेत्ताओं ने मानसून शब्द का प्रयोग किया था, और उनमें ही सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान थे अल मसूदी। कौन थे भाई, सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान थे अल मसूदी, और इन्होंने मानसून शब्द काम में लिया। और ये जो मानसून शब्द है वो अंग आपके अरबी भाषा के मौसम से बना है, और इस मौसम का अर्थ होता है मौसम से। मौसम का अर्थ क्या होता है, मौसम से। तो इस प्रकार से आप मानसून को परिभाषित करेंगे कि आपके ऋतु परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना मानसून होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों या फिर हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, वो मानसून होता है। जैसे आप भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भाई भारत में मानसून में आपके ऋतु की दिशा, आपके हवाओं की दिशा कैसे बदलती है, तो उसमें आप देखते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आप देखते हैं कि पवनें आपके हिंद महासागर से भारतीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। हिंद महासागर से स्थलीय भाग की ओर पवनें प्रवाहित होती है। जैसे ही आपका शीत ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है और शीत ऋतु स्टार्ट होती है, तो शीत ऋतु में आप देखते हैं
कि यही पौने आपका यही भारत वाला क्षेत्र है और यही हिंद महासागर है। अब यहां पर पौने कैसे प्रभावित होती है, तो पौनों की स्थिति एकदम उलट हो जाती है। किस प्रकार से, पौने आपके भारतीय क्षेत्र से हिंद महासागर की ओर प्रभावित होने लग जाती है। ये स्थिति क्या कहलाती है, ये आपके ऋतु परिवर्तित हुई तो पवनों की दिशा एकदम उलट हो जाती है और ये स्थिति आपके मानसून कहलाती है। और इसी मानसून से आगे वर्षा होती है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस के दौरान विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये पवनें क्यों जाती है, कैसे दिशा परिवर्तित करती है और इनसे वर्षा कहां पर कितनी होती है, इनके आगे विस्तार से हम चर्चाएं करेंगे। फिर आप सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता के बावजूद भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट आपको प्रादेशिक विविधताएं देखने को मिलती है। भारत की जलवायु हमने बताई मानसूनी प्रकार की जलवायु है। संपूर्ण भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। लेकिन इस मानसूनी जलवायु के भारत देश में बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक स्थान पर एक समान की जलवायु नहीं है। आप उत्तर भारत में लद्दाख जम्मू कश्मीर में देखोगे तो कुछ अलग विशेषताएं मिलेगी। सुदूर दक्षिण में जाएंगे तमिलनाडु और केरल में तो वहां पर अलग अवस्थाएं मिलेगी। आप गुजरात और राजस्थान में देखोगे अलग जलवायु दशाएं मिलेगी। फिर आप पूर्वोत्तर में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या फिर आपके पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट्स जिसमें आपके असम है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इनमें आपको अलग स्थितियां देखने को मिलेगी। मध्य भारत के जो उच्च भूमि के पठारी प्रदेश वाले क्षेत्र है वहां पर अलग स्थितियां देखने को मिलेगी। तो आपके विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये विभिन्नताएं किस आधार पर मिलती है, तो तापमान और वर्षा में इनमें परिवर्तन रहता है। मोटे तौर पर आप देखते हैं कि इन पूरे भारतीय क्षेत्र में तापमान और वर्षा में परिवर्तन रहता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन रहता है। जैसे हमने बात की भाई लद्दाख जम्मू कश्मीर से आप जाओगे तो केरल और तमिलनाडु में अलग प्रकार की स्थितियां मिलेगी, तापमान और वर्षा दोनों में। इसी प्रकार से आपको एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आप राजस्थान को देख लें तो राजस्थान में आपके ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और शीत ऋतु आएगी तो इसी राजस्थान में अत्यधिक सर्दी पड़ेगी। तो आपके एक स्थान पर ही आपके एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आपके तापमान और वर्षा का वितरण का आपके प्रभाव देखने को मिलता है, स्थान के आधार पर भी और मौसम या ऋतु के आधार पर भी। अब एक एक बिंदु की बात करें, सबसे पहले बात करें तापमान की। तापमान में आप देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कुछ क्षेत्र उसी समय ऐसे रहते हैं जहां पर तापमान 0 डिग्री आसपास जीरो डिग्री के आसपास में रहता है। तो ऐसी स्थितियां कहां पर बनती है, तो ऐसी स्थितियों के लिए आप ग्रीष्म ऋतु का अवलोकन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान आपको उत्तरी पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है, जहां पर आपका महान भारतीय मरुस्थल है। अब महान भारतीय मरुस्थल कहां पर है ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पीछे अध्याय में पढ़ा है। तो महान भारतीय मरुस्थल में आप एक राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान का पश्चिमी भाग यानी कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित राजस्थान का भाग, जिसके कुछ हिस्से जैसे उसमें आपका एक स्थान आता है जैसलमेर। इस जैसलमेर में आपके तापमान आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इन जिलों में आपके तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दिन के समय में। लेकिन उसी समय आपके जम्मू कश्मीर में एक जगह है पहलगाम। जगह कौन सी है, पहलगाम। एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी आपके घाटी नुमा जगह है। आप जाते हो तो पर्वत पर ऊपर चढ़ते हो तो पर्वत के ऊपरी भागों में आपको एक समतल घाटी नुमा भाग दिखाई देता है और उसके चारों ओर आपके पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उस पहलगाम में उसी दिन में तापमान 20 डिग्री रहता है। तो ये आपके ग्रीष्म ऋतु में स्थान के अनुसार परिवर्तन है कि एक तो आपका जैसलमेर का भाग है जहां पर तापमान 50 डिग्री तक जाता है और उसी समय आपके पहलगाम जम्मू कश्मीर में तापमान 20 डिग्री तक जाता है। फिर आप शीत ऋतु में देखेंगे तो शीत ऋतु में आपके जम्मू कश्मीर का एक भाग आता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक जगह आती है द्रास। तो द्रास वाले क्षेत्र में आपके दिसंबर की रात्रि में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उसी समय हम सुदूर दक्षिण में चले, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहां पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतना ही तापमान आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखने को मिलता है। तो ये स्थान कहां पर है, ये स्थान आपको देखिएगा, यहां पर आपको तिरुवनंतपुरम मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा चेन्नई। और ये जो आपके लद्दाख द्रास वाला भाग है ये आपको सुदूर उत्तर में यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको द्रास वाला भाग, जहां पर तापमान यहां पर तो कितना रहेगा -45 डिग्री और यहां पर तापमान आपको मिलेगा 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपके ऋतु के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। भाई एक ही ऋतु में 2 अलग अलग स्थानों पर तापमान में इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब देखिएगा, आप एक बात क्या जानते हैं, देखिएगा राजस्थान का हमने भी जिक्र किया था। राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग
जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। वहां पर आप देखते हैं कि भाई तापमान आपके कितना चला जाता है, तापमान यहां पर चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन उसी रात्रि में, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और रात्रि में तापमान 15 डिग्री तक आ जाता है। ये जो तापमान में दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, इस अंतर को कहा जाता है तापांतर। इसे क्या कहा जाता है? तापांतर। और ये तापांतर दिन और रात का है, यानी कि एक दिन का है, तो इसे कहा जाता है दैनिक तापांतर। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये कितना हो जाएगा? देखो, दिन का तापमान 50 है, इसमें से रात्रि का 15 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो तो यहां पर कितना आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस आपको तापांतर देखने को मिलता है। तापमान में इतनी अधिक विभिन्नता इस एक मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। जहां पर ऐसे सुंदर खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं, वहां पर इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आप देखते हैं तापांतर, ये तो आपके सर्वाधिक हो गया। लेकिन आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे या फिर भारत के द्वीप समूह की ओर जाएंगे, दक्षिण भारत में जैसे आप केरल में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, यानी कि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में जाएं, या पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जाएं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएं, या लक्षद्वीप समूह में जाएं, तो वहां पर आपको दिन और रात के तापमान में विभिन्नताएं नहीं मिलेगी। यहां पर आपको दिन और रात का तापमान लगभग एक समान सा मिलेगा, अर्थात वहां पर दैनिक तापांतर आपके बहुत ही कम होता है। अब वर्षण की विभिन्नताएं भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि जैसे तापमान में विभिन्नता है उसी प्रकार वर्षा में विभिन्नता है। वर्षण का स्वरूप कैसा है, वर्षण का प्रकार कैसा है, और मात्रा में और वो मौसमी वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि हिमपात है या फिर आपके दरूर या जल बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है, वर्षा अधिक हो रही है या फिर वर्षा कम हो रही है, ऐसे आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। वर्षण में देखें, जैसे आप हिमालय क्षेत्र में जाएं, यानी कि जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, या फिर उधर आप उत्तराखंड के जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले भाग है, कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र है, या फिर आप नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय में जाएं, तो वहां पर आपको हिमपात देखने को मिलता है, यानी कि वर्षा आपके ठोस हिम कणों के रूप में होती है। लेकिन देश के बाकी भाग हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र हैं, आपके तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर आपके इस प्रकार की जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तो ये वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन मिलता है। वर्षा की मात्रा में विभिन्नता आप देखेंगे तो आप यहां पर पाते हैं कि देखिएगा, एक ये भाग है राजस्थान वाला, यहां पर आपके राजस्थान है, जहां पर वर्षा कितनी होती है, यहां पर आपके 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है। दूसरा यहां पर स्थान है मेघालय में वर्षा कितनी हो जाती है? मेघालय में वर्षा हो जाती है आपके 400 सेंटीमीटर वार्षिक तक वर्षा हो जाती है, या इससे अधिक हो जाती है। ठीक है, और एक यहां पर जो लद्दाख वाला भाग है, ये लद्दाख और राजस्थान दोनों, या लद्दाख में भी कितनी हो जाती है, यहां पर भी आपके 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लद्दाख में ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है और राजस्थान में गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप वर्षा का समय देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि जो ये वाला भाग है, यहां पर जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ये कौन सा भाग है? ये भाग है आपका कोरोमंडल तट आपको पता है ये तमिलनाडु में है। इस कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? यहां पर वर्षा का समय रहता है आपके सर्दियों के समय में, यानी कि वर्षा होती है आपके अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के महीने में। और देश के बाकी के पूरे भाग है, वहां पर वर्षा होती है जून से लेकर सितंबर तक। 1 जून को वर्षा आपके केरल से प्रारंभ होती है और पूरे भारत में आपके सितंबर तक वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार का आपके समय के अनुसार वर्षा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिएगा, सामान्य तौर पर आप ये पाते हैं कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में विभिन्नताएं कम देखने को मिलती है और देश के आंतरिक भागों में तापमान में विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलती है। यानी कि आपके आंतरिक भागों में आपके स्पष्ट ऋतु विभाजन देखने को मिलता है, सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी। जबकि तटवर्ती क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर आपके समुद्र की ठंडी जलवायु का समकारी प्रभाव पड़ता है, जबकि आंतरिक भागों में महाद्वीपीयता का प्रभाव रहता है, जहां पर स्पष्ट ऋतु विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके लिए आप ये देखते हैं कि इन विभिन्नताओं में आप भोजन, वस्त्र और आवास में विभिन्न सारी विभिन्नताएं देखते हैं। जैसे आपके हमने शुरुआत में आपको बताया कि जब सर्दी का समय होता है तब आप ऊनी कपड़े पहनते हैं और गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं। जबकि आपके जैसे ही सर्दी की आपके ग्रीष्म ऋतु आती है तो आप भोजन में आपके ठंडे पदार्थ काम में लेते हैं, जैसे आपका आमरस है, फिर आपके छाछ, राबड़ी इत्यादि प्रकार के हैं, दही हैं। और दूसरी तरफ आप वस्त्र कैसे लेते हैं? पतले और सूती वस्त्र काम में लेते हैं और ज्यादातर आप हल्के कलर के या सफेद कलर के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। आवासों की बात करते हैं तो आवासों में भी इसी प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जब आप हिमालय क्षेत्र में जाते हैं जहां पर हिमपात होता है तो वहां पर आपके आवास कुछ इस प्रकार के बनाए रहते हैं, ढलुआ ढाल वाले, ताकि वहां पर जब आपके हिम जम जाए, हिमपात होता है तो बर्फ आसानी से आपके नीचे गिर जाए।
जबकि आप राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो यहां पर आप मिट्टी से बने हुए और मोटी दीवारों वाले मकान देखते हैं, ताकि वो उनको गर्मी से राहत मिल जाए। यानी कि जो मिट्टी की दीवारें बनी होगी वो आपके जो उष्मा रोधी प्रकार की दीवारें होती है, जो बाहर की गर्मी को या बाहर की उष्मा को अंदर नहीं आने देती है। इस प्रकार की आप बहुत सारी विभिन्नताएं देखते हैं इन स्थलों में। तो इस वीडियो में आपका लर्निंग आउटकम्स क्या रहा है? मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों को जानना और इनकी मूलभूत समझ को विकसित करना। तो ये आपका इसका लर्निंग आउटकम्स रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की बताई जाती है? अब देखिएगा, इनमें आपके शुरुआत में हमने आपको बताया था भारत की जलवायु किस प्रकार की है। क्या शीतोष्ण है, ध्रुवीय है, मानसूनी है या फिर रेगिस्तानी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जो कि आपके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखने को मिलती है। मानसून का अर्थ क्या होता है? ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना मानसून होता है। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में जून से सितंबर के बजाय अक्टूबर और नवंबर में अधिकतर वर्षा होती है? कौन सा राज्य है जहां पर आपके ग्रीष्म काल में वर्षा ना होकर शीतकाल में होती है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मेघालय? तो आपने ये देखा है कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, जहां पर वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है। तो ऐसा अगर है तो आप अपने साथियों के साथ में भी इसे प्रेषित करना। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।